स्वागत है दोस्तों, आज आप सभी का हमारे स्टडी विद आर्यन यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में। मैं आर्यन आज आप सभी के लिए क्लास 6 हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर इमारतें, चित्र तथा किताबें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। साथ ही दोस्तों आपको एक आवश्यक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, हमारा जो पहला चैप्टर था हमारे अतीत, जिसके अंतर्गत आपके कुल 11 अध्याय थे, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर जिसे बोलेंगे, दूसरा टॉपिक हमारे अतीत सेकंड, वह आपका क्लास 7 के अंतर्गत आता है एनसीईआरटी में, वो हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, क्लास 6 के जो जितने भी चैप्टर है वे आपके प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं, और प्राचीन इतिहास आपका यूपीएससी प्री के जीएस वाले पोर्शन का भाग है। किसका भाग है? जीएस वाले पोर्शन का, भारत का प्राचीन इतिहास उस पोर्शन का भाग है। टॉपिक से मैच करते हुए हमने आपको ये 6th क्लास के आज तक 10 अध्याय कंप्लीट कराएं। आज ये लास्ट अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपको नए चैप्टर की और हमारे अतीत भाग सेकंड की वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, जिससे कैंडिडेट्स जुड़ सकें और प्रॉफिट उठा सकें। आगे देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन पहला 1400 साल पहले, ऑप्शन दूसरा 1600 साल पहले, ऑप्शन तीसरा 1500 साल पहले, चौथा आपका 2000 साल पहले। देखिए दोस्तों, मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार एक अलग चीज़ है और लोह स्तंभ एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुतुब मीनार के पास ही एक लोह स्तंभ है, उसके निर्माण के विषय में पूछ रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर्ष का जो शासनकाल था वो 1400 साल पहले का था, और 1600 साल पहले आपके जो थे 1400 और 1600 साल पहले फायान जो चीनी यात्री थे और हैंसांग भारत में आए थे अपनी तीर्थ यात्रा के संदर्भ में। तो दोस्तों 1500 साल पहले आपके दिल्ली के पास जो कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था। इसकी खासियत ये इस लोह स्तंभ की दोस्तों कि इस लोह स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगी गई है, जंग नहीं लगी है। अगला प्रश्न देखिए, लोह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में हमें किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? अभिलेख के विषय में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये वह चीज़ होती है जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अभी पूछ रहा है कि दिल्ली में जो लोह स्तंभ लगा हुआ है उस पर एक अभिलेख लिखा गया है, उससे हमें किस शासक की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा चंद्र, चौथा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सही ऑप्शन है वह चंद्र, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो अभिलेख है उसमें ओनली चंद्र लिखा हुआ। अब ये नहीं पता कि वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था या गुप्त वंश का शासक था। ओके दोस्तों, ओनली चंद्र है। नेक्स्ट इन दोनों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7.2 यानी 7.2 मीटर ऊंचा है ये, और वजन लगभग इसके अंदर 3 टन है। कितना वजन है? 3 टन से भी ज़्यादा। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। और दोस्तों इतनी उन्नत तकनीकी से हमारे प्राचीन कारीगरों ने इसका निर्माण किया था, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। बरसात में खड़ा रहता है, गलता है ना सड़ता है। ओके दोस्तों, उस टाइम पे लोहे को प्राप्त करके गला के काफ़ी उन्नत तकनीकी से इस लोह स्तंभ का निर्माण किया गया था। आगे देखिए अपने अगले प्रश्न की ओर। स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप, अब स्तूप क्या होते हैं इसके विषय में आपको मोटी मोटी जानकारी पहले मैं दे देता हूँ, फिर देखेंगे। देखिए स्तूप क्या होता है, स्तूप में क्या होता था, महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी होते थे, उनके कुछ अवशेष होते थे, कुछ भी हो सकता था, वो उसको अवशेष को रख दिया जाता था, उसके बाद मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, क्योंकि पहले वो सभ्यता इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो मिट्टी का टीला बना दिया जाता था याददाश्त के रूप में, और उस स्थल को पूजा जाता था। धीरे धीरे डेवलप्ड हुई, उसके ऊपर ईंटों का चबूतरा बनाया जाने लगा, फिर पत्थरों का, और वो स्तूप का रूप लेते गए। तो स्तूप ये होता। अब देखिए ऑप्शन, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्तूप का अर्थ टीला होता है। यह गोल, लंबे तथा बड़े या छोटे हुआ करते थे। स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ होती थी, वह धातु मंजूषा कहलाती थी। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ यानी रास्ता होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ को खुला छोड़ दिया जाता था। अब देखिए पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। यह गोल, लंबे, बड़े या छोटे हुआ करते थे। ओके दोस्तों, ये किसी प्रकार के हो सकते थे, आवश्यक नहीं था कि गोल ही टीला बनाया जाए, यानी आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
दूसरा देखिए, स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के दांत, हड्डी या राख, ये हम आप लोगों को बता ही चुके कि स्तूप के अंदर क्या रखा रहता था, मगर वो डिब्बे के अंदर अंतर्गत रखा रहता था। और जो वो डिब्बा होता था वो क्या कहलाता था, धातु मंजूषा, क्योंकि वो धातु का डिब्बा होता था। ओके दोस्तों, वह धातु मंजूषा कहलाता था, यानी कि आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तीसरा देखिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो हम मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा करते तो परिक्रमा मार्ग होता है, उसी तरीके से एक वृत्ताकार मार्ग स्तूपों के चारों ओर होता था, जिसे प्रादक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे, प्रादक्षिणा पथ, यानी कि परिक्रमा करने का रास्ता। यानी कि आपका तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट आपका कहता है प्रादक्षिणा पथ को खुला छोड़ दिया जाता था। दोस्तों यह पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ओके, इसके विषय में आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, वेदिका। किससे घेर दिया जाता था, रेलिंग से। आप प्राचीन किसी भी स्तूप का फोटो देखेंगे या चित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस सबको रेलिंग से घेरा हुआ है, रेलिंग लगा करके। और ये रेलिंग एक ही कालखंड में नहीं लगी, समय के साथ साथ धीरे धीरे लगी। कुछ राजाओं ने उन पर ईंटें लगवाई, कुछ ने पत्थर लगवाए, कुछ ने उन पर रेलिंग्स लगवाई। ओके दोस्तों, यानी कि आपका चौथा पॉइंट गलत है। इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। लेकिन वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। क्या बना होता था, प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण, तोरण क्या कहता है, प्रवेश द्वार ही कहलाता है। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए रहते थे। किससे सजे रहते थे, मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से। ठीक है दोस्तों, एक बात और धातु मंजूषा के विषय में आपको यही क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं। जब धातु मंजूषा नाम यहाँ पर आया है तो धातु मंजूषा में क्या होता था, कीमती पत्थर, सिक्के भी रखे हुए होते थे, जो बुद्ध और उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग में लिए गए होते थे। ऐसा ही नहीं कि हड्डियाँ होती थी, राख होती थी, कीमती पत्थर भी हो सकते थे, सिक्के भी रखे हो सकते थे। ओके दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि धातु मंजूषा में क्या क्या रखा जाता था और उसके अंतर्गत आपको सिक्के देते तो आप सोचोगे सिक्के तो रखे नहीं जा सकते, पर नहीं दोस्तों, वो सिक्के रखे जाते थे जो महात्मा बुद्ध द्वारा या उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग में लिए गए थे। ओके दोस्तों, देखिए ऑप्शन में देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य है। तो दोस्तों सारे के सारे यहाँ पर सही ऑप्शन है, यानी चौथा गलत है आपका, यानी कि आपका ऑप्शन चौथा ये गलत है। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। आज भी गर्भगृह मंदिर का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। हाँ देखिए, इसमें भी कहा गया मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, यानी कि आपको पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला, मंदिर में गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्मित शिखर होता था। आज भी शिखर होता है मंदिर में, यानी कि ये पॉइंट भी आपका सही है। मंदिर में मंडप नाम की जगह होती थी जहाँ पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, इसे सभागार कहा जाता था। दोस्तों मंदिर में मंडप नाम की जगह तो होती थी, मगर उसे सभागार भी कहा जाता था। पर मगर क्या है कि वहाँ पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान आयोजित नहीं करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन तो गर्भगृह में ही होता था, जबकि सभागार में जनता के बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए स्थान हुआ करता था। इस प्रकार दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट गलत है। ओके दोस्तों, अब देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से असत्य है। तो आपका तीसरा पॉइंट असत्य है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या असम। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये शायद आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध स्तूप है। आगे देखिए, भीतर गांव के आरंभिक मंदिर का निर्माण कितने साल पहले एवं कहाँ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में 1400 साल पहले, उत्तर प्रदेश में 1500 साल पहले, राजस्थान में 1600 साल पहले, गुजरात में 1700 साल पहले। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। जो भीतरगांव का मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण आज से 1500 साल पहले हुआ था। इस पर हम आगे चल के प्रकाश डालेंगे डीपली। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, इनमें से प्रत्येक मंदिर विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म कहा गया है। क्या कहा गया है, एकाश्म।
क्या कहा गया दोस्तों, एक कास्म कहा गया, क्योंकि ये एक पहाड़ी को काट करके बनाया गया और उस पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटा जाता था। ओके दोस्तों, जबकि बाकी इमारतें होती थी उन्हें नीचे से ईंटों को सतह से सतह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाया जाता था। ओके दोस्तों, देखिए ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। इस मंदिर में पत्थर को काटने वालों ने ऊपर से नीचे की क्रम बना, बिल्कुल सही है। यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है, नहीं दोस्तों, यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हमने आप लोगों के लिए लगाया है, सांची के स्तूप में ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने का है। किस ज़माने का है? अशोक के ज़माने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। किसके शासकों के काल में जोड़े गए? बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। ये जो हमने आपको बताया ये सांची के विषय में बताया, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन सांची के संबंध में था। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके विषय में व्याख्या हमने की कि सांची का स्तूप ईंटों का प्रयोग किया गया था अशोक के ज़माने में। उसके बाद रेलिंग और जो प्रवेश द्वार लगाया गया बाद के शासकों के काल में लगाया गया। ये आपका जो आप दिखाई दे रहा होगा, ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश का मंदिर है। कहाँ का मंदिर है? भीतरगांव उत्तर प्रदेश का। और ये आपके महाबलीपुरम के मंदिर है, जो ऊपर से चट्टान को काट के नीचे की ओर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। स्तूप तथा मंदिर निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, काफ़ी धन खर्च होने के कारण इनका निर्माण राजा रानी द्वारा ही करवाया जाता था। अच्छे किस्म के पत्थरों से शिलाखंडों का निर्माण किया जाता था। पत्थरों को काट चाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों से मंदिरों को सजाया जाता था। अब देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, देखना। देखिए, काफ़ी धन खर्च होने के कारण इनका निर्माण राजा रानी द्वारा करवाया जाता है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसमें काफ़ी धन और काफ़ी समय का व्यय होता था। इतना धन उस समय पर किसी के पास नहीं था, ना समय। अच्छे किस्म के पत्थरों से शिलाखंडों का निर्माण किया था। शिलाखंड यानी कि पत्थरों को काट चाट कर तराश कर खंभे बना दिए गए। शिलाखंडों से, पत्थरों के बड़े बड़े खंडों से पहले मतलब खंभों का निर्माण किया, फिर दीवार की चौखटों का निर्माण किया, फिर फर्शों का निर्माण किया, फिर छतों का निर्माण किया, फिर महत्वपूर्ण कार्य उन सब लोगों को एक साथ जोड़ना होता था दोस्तों। ओके दोस्तों, इसी तरीके से स्तूप और मंदिरों का निर्माण किया गया। अब देखिए, भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों से मंदिर को सजाया जाता था, बिल्कुल सही है। हाथी दांत के जो लाते थे उससे मंदिरों में सजावट की जाती थी। जो दान दाता थे विभिन्न प्रकार के सामानों को मंदिर में देते थे तो सजाया जाता था। निर्माण कार्य राजा रानी द्वारा किया जाता था, बाकी के कार्य लोगों द्वारा दिए गए दान से किए जाते थे। ओके दोस्तों, आगे देखिए। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता एलोरा की गुफाएं, तो उसमें से अजंता की गुफा के विषय में पूछ रहा है। देखिए, गुफा की कलाकृतियों को बनाने वाले महान कलाकारों के नाम इन चित्रों के कोने पर वर्णित हैं। दूसरा, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए, यानी मशालों को जलाकर बनाए गए, यानी कि मशाल जलाई गई। गुफाओं के अंदर अंधेरा रहता था, मशाल जलाई गई और वहाँ पर चित्र बनाए गए दीवारों पर। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वहाँ पर जितने भी चित्र बनाए गए मशाल जला करके बनाए गए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बिजली थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था थी नहीं जो गुफाओं के अंदर उजाला किया जा सके और चित्रों का निर्माण किया जा सके। अब देखिए, इन चित्रों के रंग 1500 साल से के बाद भी चमकदार है, यानी कि 1500 साल पहले इन चित्रों पर रंग किए गए थे, चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, बिल्कुल सही बात है। पौधों और खनिजों से इन रंगों का निर्माण किया गया था। उसके ऊपर पहले उसका फर्श निर्मित किया जाता था, उसकी लिपाई भी की जाती थी काफ़ी चीज़ों से, उसके बाद उन पर चित्रों का निर्माण किया जाता था। ये ड्राइंग का विषय, चित्रकला का। आपका पॉइंट ये भी सही है। परंतु क्या होता था दोस्तों, उन गुफाओं में जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं ना, उन पर उनके कलाकारों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि उनका निर्माण उन्होंने स्वेच्छा से किया या उनसे किसी शासक ने बनवाया या किसी और ने बनवाया। ओके दोस्तों, इसलिए आपका पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे असत्य है? आपका पहला असत्य है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, उड़ीसा का जैन मठ हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर ये देखिए गुफाएं हैं, ये चट्टान है, चट्टानों को काट काट करके ये गुफाएं बनाई गई बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। देखिए,
ये सारी चट्टान है, इनको इतनी अच्छी तरीके से तराशा गया है और गुफाएं बनाई हुई हैं बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए चट्टानों को तराश कर। ये उड़ीसा का जैन मठ है या जैन धर्म के अनुयायी रहा करते थे। देखिए अब इन चट्टानों को कैसे तराशते थे वो हमने दिखाया। देखिए यहाँ पर ये एक तराशने का एक औजार है और पैर रखने के लिए व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई थी। इससे पकड़ के ऊपर चढ़ते थे पैर रख रख कर, और इस औजार से, नुकीले औजार से लोग खोदते थे। दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इस चित्र में कहाँ से मिला उस विषय में जानकारी हम आपको दे ही देते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का ये चित्र है। ओके दोस्तों, गुफा में खुदाई कैसे की जाती थी उसका चित्र भी बनाया गया था उस समय में। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम सूची को द्वितीय सूची में सुमेल करके सही कूट का चयन कीजिए। प्रथम सूची में शिल्पदिकारम मंदिर के शिल्पदिकारम के बारे में पूछ रहा है। शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी। दूसरे पूछ रहा है कुमार संभवम या मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम, जो हमने कल के अध्याय में आपको बताया था उसके विषय में पूछ रहा है। तीसरा है आपका मणिमेखलम की रचना किसने की थी। चौथा आपका रामायण की रचना किसने की थी। इनके रचनाकारों के नाम बताने के साथ ही इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताएंगे जो आप नोट डाउन कर लेना। देखिए शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी। इलांगो ने। कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब की रचना कालिदास जी ने की थी, संस्कृत भाषा में की थी। मणिमेखलाई की जो रचना की थी आपकी सत्यनारायण ने की थी। किसने की थी। सत्यनारायण ने। और रामायण और महाभारत की रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। ओके दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी द्वारा रामायण और महाभारत की रचना की गई थी, ऐसा कहा जाता है। और संस्कृत रामायण की जो रचना की गई है वह वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। अब इन चीज़ों से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए शिल्पदिकारम के विषय में मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ और लिख लेना आप। इसकी रचना करीब 1800 साल पहले हुई है। कितनी साल पहले हुई है दोस्तों। 1800 साल पहले। इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चाह रहा हूँ, आप लोग लिखते चलना। 1800 साल पहले की गई, इलांगो नामक कवि ने की, और ये एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। कौन सा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। ओके दोस्तों, और ये भी एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। ओके दोस्तों, इसकी रचना शिल्पदिकारम से 400 साल बाद की, यानी कि 1400 साल बाद हुई। और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है उसकी कहानी सुन के आप समझ जाएंगे। देखिए शिल्पदिकारम में क्या कहा गया है। शिल्पदिकारम में कोवलन नामक व्यक्ति था। वो क्या करता था, अपनी पत्नी जो थी उसकी कन्नगी उसे छोड़ के नृत्य की थी, माधवी उससे प्यार करता था। और पुहार के रहने वाले, तो पुहार यानी कि वो स्थान था जहाँ पर वो लोग रहते थे, उस स्थान के रहने वाले थे। अब इसने क्या करा, अपनी पत्नी के कहने पर ये पुहार को छोड़ के मदुरई शहर की ओर रहने चला गया, कोवलन और अपनी पत्नी कन्नगी को लेकर के। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ के राजा ने, मदुरई ने, निर्दोष होते हुए भी इसके पति की हत्या करवा दी और उसके प्रतिशोध में उसका विलाप दिया गया है। उसने मदुरई शहर का विनाश कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे की घटना जो दी गई है मणिमेखलाई में दी गई है। किस में दी गई। मणिमेखलाई जो कि 1400 साल बाद लिखा गया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य है और इसे सत्यनारायण जी द्वारा लिखा गया था। इन्होंने बताया कोवलन और माधवी, यानी कोवलन की जो प्रेमिका थी माधवी, उसकी बेटी की कहानी बताई गई है। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आपकी जो रचनाएं थी खो गई थी और 100 साल पहले पांडुलिपियाँ दोबारा मिल गई हैं इनकी। ओके दोस्तों, और इसके बारे में तो आप जानते ही, कुमार संभवम किसने लिखा था, है ना दोस्तों। और रामायण के विषय में आपको बताया था, रामायण और महाभारत के विषय में। ये 2 संस्कृत महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जो लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। ये आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत में क्या, पुरुवंश यानी कौरवों की हस्तिनापुर से संबंधित युद्ध का वर्णन है। रामायण में कौशल के राजा दशरथ जी द्वारा श्री राम जी की कहानी का पूरा वर्णन है। और महाभारत के अंतर्गत ही आपकी गीता आती है। महाभारत की कहानी बहुत पुरानी है, पर आज इसे जिस रूप में जानते हुए करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। और भागवत गीता भी श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, उसके श्लोक भी इसके अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, ये हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट, इन सारी रचनाओं से संबंधित क्लियर कर दिए। अब देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहले का पहला नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहले का दूसरा ये है, फिर दूसरे का तीसरा नहीं है, फिर तीसरा देखते पहले का दूसरा ये है, फिर दूसरे का पहला ये है, तीसरे का चौथा ये है, चौथे का तीसरा ये भी है, यानी कि आपको ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब आगे देखते हैं। देखिए पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, जो पुराना है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
स्त्री और शूद्र ने पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इन्हें सुन सकते थे। परंतु दोस्तों वैदिक काल में कुछ जो पुराण है, जो वेद है, उनकी जो ऋचाएँ हैं, वेदों की ऋचाओं का निर्माण स्त्री द्वारा किया गया था। परंतु उत्तर वैदिक काल ऐसा आया जिसमें स्त्रियों को और शूद्रों को इन्हें पढ़ने की अनुमति ही नहीं दी गई, वो खाली इनको सुन सकते थे। ये हम पिछले अपने अध्याय में आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कि आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सही है। अगला देखिए, पुराणों की पाठ पूजा मंदिरों में पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, जिससे लोग सुनते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाउड जो आ रहा है, आज गणेश जी का वार है, उस वजह से यात्रा निकल रही है बाहर काफ़ी, तो काफ़ी तेज लाउड है, आपको कम सुनाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, जिससे लोग सुनते थे। क्या करते थे? लोग सुनते थे, हकीकत बात है। पुराणों में किस किस का वर्णन है? शिव जी का है, पार्वती जी का है, विष्णु जी का है, दुर्गा माता जी का है, देवी देवताओं की कहानियों और संसार की सृष्टि और राजाओं की कहानियाँ। संसार की सृष्टि किस प्रकार हुई, राजाओं की कहानियाँ। यानी कि यहाँ पर आपके सारे ही पॉइंट सही हैं। पुराणों में इन सभी चीज़ों का वर्णन दिया गया। आगे देखते हैं, ये किसने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण घूमते हैं? ये किसने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण होते हैं? यानी कि आज दिन हुआ, फिर कल सुबह आपकी रात होगी, ये किस अकॉर्डिंग घूमते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, जिसके कारण दिन और रात होता है? ऑप्शन पहला आपका कालिदास, ऑप्शन दूसरा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन तीसरा आपका वराहमिहिर जी, ऑप्शन चौथा आपका ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों इस विषय की जानकारी हमको आर्यभट्ट जी द्वारा दी गई थी। आर्यभट्ट जी गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री भी थे। उसी प्रकार वराहमिहिर भी खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। ब्रह्मगुप्त भी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। ओके दोस्तों, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी थोड़ी देर पीछे देंगे आपको। अभी यहाँ देखिए, अब आर्यभट्टम नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसे आर्यभट्ट से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसके पुस्तक के रचयिता कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। शून्य यानी कि जीरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीरो की खोज ब्रह्मगुप्त जी ने की थी, बिल्कुल गलत है। सारी दुनिया जानती है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। अब देखिए, ये चीज़ तो हर कोई जानता है कि आर्यभट्ट जी ने की थी, मगर जो दूसरा पॉइंट है शायद वो पॉइंट आप लोग नहीं जानते। देखिए, शून्य का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, परंतु उस समय भारत के गणितज्ञ ने इसके लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, और जो चिन्ह बनाया, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। ओके दोस्तों, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जीरो का इस्तेमाल तो पहले से किया जा रहा था, मगर उसके लिए चिन्ह बनाया गया जीरो का, जैसे गोल गोल बनाते हैं, वो हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट जी द्वारा बनाया गया था, और उस पद्धति को अरब लोगों ने अपनाया और उसके साथ साथ ही यूरोप में भी फैल गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब पहले जीरो के विषय में आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं, आर्यभट्ट जी के विषय में और इन लोगों के विषय में, जो विद्वान हुए उनके विषय में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले वराहमिहिर जी। वराहमिहिर जी, आप लोग वराहमिहिर जी का काफ़ी नाम सुना होगा। ये खगोलज्ञ भी थे और ज्योतिष शास्त्री भी थे, काफ़ी महान ज्योतिष शास्त्री भी थे, और गणनाएं करके सटीक बताया करते थे, सटीक जानकारी दिया करते थे। और ये सारे के सारे नवरत्न थे। ये कालिदास जी हुए, वराहमिहिर जी हुए, आर्यभट्ट जी हुए, ब्रह्मगुप्त जी हुए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जी के दरबारी नवरत्न थे ये लोग। ओके दोस्तों, वराहमिहिर जी भी एक भारतीय गणितज्ञ खगोलज्ञ थे। इन्होंने जो इनकी पुस्तक लिखी गई है ना, जो किताब लिखी है इन्होंने, वो ना पंच सिद्धांतिका, लिख लो, वराहमिहिर जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक आपके पंच सिद्धांतिका। क्या है? पंच सिद्धांतिका। ओके दोस्तों, और इन्होंने अयनाश का मान 50.32 सेकंड के बराबर बताया, और त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र भी बताने वाले कौन थे? वराहमिहिर जी। ओके दोस्तों, वराहमिहिर जी के विषय में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। त्रिकोणमिति का जनक या महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले कौन थे? वराहमिहिर जी। अब देखिए, आर्यभट्ट ने वृत्त यानी कि गोला होता है, उसकी परिधि कैसे नापते? इसकी परिधि नापने की विधि भी आर्यभट्ट द्वारा दी गई थी। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जीरो का आविष्कार भी इन्होंने किया था। जो वृत्त की परिधि होती है, गोले की परिधि को नापने की विधि भी इन्होंने ढूंढी थी, और वो इतनी सही है कि उसे आज ही प्रयुक्त किया जाता है। ओके दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, आयुर्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। सब जानते हैं इस बात को, ये प्राचीन भारत में विकसित हुई और पद्धति है अपनी आयुर्वेद की। चरक तथा सुश्रुत आयुर्वेद के चिकित्सक थे, बिल्कुल एक्यूरेट बात है ये। चरक संहिता चरक जी द्वारा लिखी गई थी। चरक संहिता क्या लिखा था चरक जी ने? चरक संहिता का निर्माण किया था, चरक संहिता। उसके अंतर्गत क्या दिया गया? औषधि शास्त्र यानी दवाइयों से संबंधित उल्लेख की ये पुस्तक है औषधि शास्त्र की। ओके दोस्तों, लिख लेना इसे। और सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के द्वारा इलाज किया करते थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। और शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन जो आज के टाइम पे होते हैं, उस समय उन्होंने ऑपरेशन की विधियाँ बताई थी, उसका पूरा वर्णन सुश्रुत जी ने अपनी पुस्तक में किया, सुश्रुत संहिता में। तो आपके यहाँ पर चारों पॉइंट सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे देखते हैं। ये देखिए अन्यंत्र, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी के अलावा। ऑथेंटिक देखिए, कागज के आविष्कार के विषय में यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया कि कागज का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए सबसे पहली बात बता देते हैं, कागज का आविष्कार आज से 1900 साल पहले हुआ। किस व्यक्ति ने करा? काई लून। लिख लो, काई लून नामक व्यक्ति ने करा था 1900 साल पहले। उसी प्रकार आप जानते हैं और कहाँ हुआ था इसका आविष्कार? चीन में हुआ था, चाइना जिसे हम बोलते हैं। ऐसे रेशम का आविष्कार भी चाइना में 7000 साल पहले हुआ था, पिछले अध्याय में बता चुके हैं। उसके आविष्कार को वर्षों तक चाइना के लोगों ने दुबकाए रखा था। उसी प्रकार कागज बनाने के आविष्कार को भी सदियों तक गुप्त रखा गया चीन के लोगों द्वारा। नहीं माने तो आप देख सकते हैं, कागज बनाने की तकनीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। कितने साल पहले? 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके तुरंत बाद ये जापान तक फैल गई। कहाँ फैल गई? कोरिया गई, उसके बाद जापान फैल गई। और 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची, और बगदाद से ही हम लोगों के भारत देश में आई, अफ्रीका महाद्वीप में आई। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अन्य भाग में फैली। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से आई है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में कागज की जानकारी कहाँ से आई है? बगदाद से आई है। नोट डाउन कर लेना, कागज का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम काई लून। कौन सी सन में हुआ? 1900 सन में। ठीक है, 1400 साल बाद कोरिया तक पहुंची थी। भारत में कैसे पहुंची? बगदाद से आई। बगदाद में कैसे पहुंची? 1800 साल पहले पहुंची। सारे कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार हमने आज अपना चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अतीत, हमारे अतीत भाग प्रथम पूरी रूप से कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास आता है। कल से हम लोग हमारे अतीत का दूसरा भाग लेंगे, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से एनसीईआरटी क्लास 6 को छोड़ के क्लास 7 की हिस्ट्री प्रारंभ होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।